प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। और एक लड़की के लिए इस यूनिफॉर्म की तौहीन मत करो प्लीज। बाय बाय मिस ज्योति। लेकिन रवि, अभी तुम अस्पताल से आए हो। मैं पास आऊंगा सर। एक फौजी का दूसरे फौजी में जो विश्वास, जो यूनिटी होनी चाहिए, आज तुमने वो साबित की है। ये नमिता क्या दिव्या का तखल्लुस है? आई हैव इट इन मी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ सर। मैं भी राजधानी से जा रहा हूँ सर। गुड, तो हम साथ ही जा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ और सोचना। मैं ठीक है, मैं ना भैया को आइसक्रीम खाने के बहाने बाहर ले जाती हूँ और तुम पीछे से आ जाना, ठीक है? जैसे कि तुम अचानक पहुंची हो और फिर सब संभाल लेना। ओके ठीक है, चल फिर तू जल्दी से जाओ, जल्दी से आना। ओके चल, ऑल द बेस्ट, जल्दी जाओ, बाय बाय। भैया, आप अपना वो वादा कब पूरा कर रहे हैं? कौन सा वादा? आप भूल भी गए? याद नहीं आपने कहा था ट्रीट देंगे? ये भी कोई कहने की बात है। चलो नेक्स्ट संडे तुम्हारी ट्रीट पक्की। ये तो आप पहले भी 2 बार कह चुके हैं। इस बार 100% पूरी हो जाएगी, बस 2 दिन और इंतजार कर लो। कर लेते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट? अच्छा बोलो, तुम्हें क्या कंपनसेशन चाहिए? फिलहाल एक आइसक्रीम से काम चला लूंगी। ऑल राइट, चलो तुमको खिलाता हूँ। बैठो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये हुई ना मेरे अच्छे भैया जैसी बात। अच्छा कौन सी खाओगे? भैया बटर स्कॉच है? नहीं बहन जी, बटर स्कॉच तो है नहीं। ऑरेंज, मैंगो, चॉकबार, स्ट्रॉबेरी। आप ऐसा कीजिए, मुझे एक मैंगो दे दीजिए। भैया आप भी खाइए ना। एक और यही दे दो। ओ हाय नमिता। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा नहीं, ये आप लीजिए, मैं कुछ और ले लूंगी। लेकिन इनके पास आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं। मेरा मतलब है मैं आइसक्रीम ही लूंगी, मगर अपने पसंद की। आपके पास चोकोबार है? जी। थैंक्स। वैसे ये तो बताइए, ये आइसक्रीम है किस खुशी में? नहीं बस यूं ही, दिव्या ने मुझसे कहा कि आइसक्रीम खिलाई है, तो मैंने कहा चलो। ओहो, मैं तो भूल ही गई। भैया वो श्रुति का फोन आना था और देखो ना, मैं आपके साथ यहाँ आइसक्रीम खाने आ गई। आप ऐसा कीजिए, आप आइसक्रीम खाइए, मैं चलती हूँ। हाँ ये आइसक्रीम? वो तो आप मेरे बगैर भी खा सकते हैं। और नमिता, इन्हें आइसक्रीम खाने देना। हाँ, परेशान बिल्कुल मत करना। ओके बाय। मुझे लगता है आप कुछ जल्दी में थी। नहीं तो, आपको ये कैसे लगा? मुझे लगा कि कहीं आप जा रही थी। अगर जल्दी हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। जी ठीक है, थैंक्स। ये रखो। पैसे कितने हो तुम्हारे? 30 रुपये। आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे? वो बाद में मैं खा लूंगा। ओ ठीक से बैठो।
आराम से बैठना, नहीं तो गिर जाओगी। हाँ? रवि था। वो तो मुझे भी मालूम है, पर वो लड़की कौन थी? वो नमिता थी, बहुत अच्छी लड़की है। ये तुम कह रही हो या रवि की बात दोहरा रही हो? अरे भाई मैं उसे जानती हूँ, लेकिन रवि के साथ पहली बार देखा है। और मुझे लगता है अब अक्सर देखोगे। एनीवे छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। और बताओ, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? ये पढ़ा तुमने? लिखा है सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती बंद, और जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पर हैं उनकी धीरे धीरे छटनी। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसे हालात में कोई क्या करे। मुझे कौन सी नौकरी करनी है जो मैं ये सोचूं? ये क्या है? देख लीजिए क्या है। अरे 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 तुमने पढ़ा ये? तुमने पढ़ा ये नीलम? अरे अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे अरे इसमें लिखा है नीलम, इसमें लिखा है आस्था फौज की अफसर बन गई है। अरे अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास दिलाओ नीलम। आस्था फौज की अफसर बन गई। अरे नीलम, तुम चुप क्यों हो नीलम? कुछ बोलती क्यों नहीं? आज आपने इतने सालों बाद मुझे मेरे नाम से बुलाया। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। आदाब आंटी। आओ आओ बैठो। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे आंटी, मैं रास्ता भूली नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आई हूँ। कौन सा रास्ता दिखाने आई हो? भाई मैंने सोचा कि बहुत दिनों से आंटी से मुलाकात नहीं हुई, तो क्यों ना चल के आप दोनों को अपने घर डिनर पे बुलाया जाए। अच्छा अच्छा बैठो, मैं अभी आई। अरे आंटी, मुझे मालूम है आप कहाँ जा रही है। आप यहीं बैठिए, क्योंकि चाय तो आज मैं ज़ेबा के हाथ की पीऊंगी। ज्योति बेटा, ये दावत के तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे आंटी, दावत का तो सिर्फ बहाना है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आकर एक बार दानिश से मिल लें, क्योंकि पोस्टिंग जाने से पहले वो यहाँ 10-12 दिन के लिए है, फिर मालूम नहीं कब मिलना हो। ये बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन ज़ेबा से तुमने इस बारे में बात की? नहीं आंटी, वो तो पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है, और अब जो कुछ भी करना है ना वो आपने और हमने ही तो करना है। मैं चाहती हूँ बस आप एक बार लड़के को पसंद कर लीजिए, और आगे का सारा काम तो हमारे मम्मी पापा ने ही करना है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मेरी तो किसी बात पर ये कान ही नहीं धरती। भाई डॉक्टरनी साहिबा जो हो गई है ना, ज़्यादातर टाइम तो ये मुझे अपना मरीज ही समझती है। अरे आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इन डॉक्टरनी साहिबा का इलाज तो अब हम मरीज लोग करेंगे, क्यों? माँ बताओ ना दीदी कब आएंगी? अरे आती ही होगी। वो देखो आस्था आ भी गई। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बेटियों को बोझ समझता था, लेकिन आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने हर मोड़ पर तुझे और तेरी माँ को सताया। अब मैं सोचता हूँ मैं कितना पागल था जो तुझ जैसी बेटी को बात बात पर टोकता था। लेकिन तूने अपने इस नालायक बाप को फौजी अफसर बनकर जो खुशी दी है, वो शायद एक बेटा भी नहीं दे सकता था। पिताजी, जब भी ज़ेबा हमारे घर आती है, यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है।
ओके, कभी कभी तो ये पूरा अस्पताल खड़ा कर देती हैं। अरे आप कुछ लीजिए ना। अरे भाई, ये आपके लेफ्टिनेंट साहब को क्या हो गया? पापा कुछ देर पहले फोन आया था, शायद थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ज़ेबा तुमने कुछ लो ना। सर लेफ्टिनेंट दानिश इकबाल साहब आए हैं। बड़ी लंबी उम्र है इनकी, जरा अंदर बुलाइए उन्हें। जी सर। तो अब आप दोनों यहाँ से जाएंगे? ओके। चलो। अरे ज़ेबा तुम, मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। अच्छा हो तुम आ गई। हम मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। चलो बाहर बैठे। आओ बैठो। मुझे मालूम है तुम क्या बात करने आई हो। देखो ज़ेबा, कल मैं तुम्हारे साथ ही वहां से उठ गई थी, इसलिए हम लोगों के जाने के बाद क्या बातचीत हुई ये तो मुझे मालूम नहीं। और मम्मी को तो तुम जानती हो, अधूरी सी बातें करती हैं हमेशा। और तुम्हारे पापा ने क्या कहना था, वो तो यही कहने लगे कि इतिहास तो अपने आप को दोहराता ही है। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब तो साफ जाहिर है ना। देखो तुम मेरी मम्मी की तरह डॉक्टर हो और दानिश मेरे पापा की तरह ही आर्मी में काम करेगा। अरे बाबा, ये सारी बातें तो मैं भी जानती हूँ। ये बताओ उन्होंने कहा क्या? तुम्हें क्या तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी नहीं बताया? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा और हमने पूछना ठीक भी नहीं समझा। वैसे कल एक बात बहुत अच्छी हुई, वो ये कि दानिश ने कहा कि ज़ेबा जैसी लड़की तो किसी खुशकिस्मत इंसान को ही मिल सकती है। फिर उसने ये भी कहा कि क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा काम एक जगह पे रहकर ही होगा, तो शायद तुम लोगों का मैच मुनासिब ना हो। यानी डॉक्टर होना एक डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं यार, कम ऑन, उसने ऐसा भी नहीं कहा। व्हाट ही मेंट वाज कि तुम्हारा करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका। और फिर ये तो मर्दों वाली दादागिरी हो जाएगी ना कि तुम अपने करियर को उसके करियर के लिए कुर्बान कर दो। हम सोच रहे थे ये तो दुनिया की रीत है कि शादी के बाद हर लड़की अपना घर, माँ बाप, भाई बहन, अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर अपने शौहर के घर जाती है। ये कुर्बानी तो हर लड़की को देनी होती है। तुम्हारी बात तो ठीक है ज़ेबा। देखो दानिश तुम्हें पसंद तो करता है, पर मेरे ख्याल से उसे लगता है कि शायद जो तुम्हारा करियर है उसकी वजह से तुम दोनों का मैच कुछ ठीक नहीं हो। हमारे लिए ये एहसास भी बहुत है कि वो हमें नापसंद नहीं करते। ओह कम ऑन यार, तुमने फिर वही नॉवलों वाली बातें शुरू कर दी। अब यार कुल मिलाकर सिचुएशन ये है ना कि तुम दानिश को पसंद करती हो ना, और वो भी तुम्हें पसंद करता है। तो यार अब प्रॉब्लम क्या है? जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो तो तुम दोनों आपस में मिलकर सुलझा सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर तुम दोनों एक बार मिल लो और आमने सामने बैठकर सारी बातें कर लो तो सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। और वैसे अगर तुम चाहो तो मैं मुलाकात की कोई तरकीब सोचूं? नहीं नहीं, अब तक की मदद के लिए शुक्रिया। वैसे हमें लगता है कि आगे की बातें हम खुद मैनेज कर सकते हैं। ये हुई ना बात। आई ये वैसे मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है। जब मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं तब अक्सर यहां आता हूं। बात कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये मेरे लिए वाकई बहुत ही फख्र और इज्जत की बात है कि आपकी वालिदा ने मुझे कबूल किया। और इससे बड़ी खुशखबर मेरे लिए यह है कि आपने इस नाचीज को पसंद फरमाया। इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन कुछ मसाइल हैं जो मैं आपसे कैसे कहूं ये मेरी समझ में नहीं आता। वो एक शेर है ना, अब देखिए फौजी आदमी हूं, पूरा शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन पहला मिसरा शायद यूं है कि घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह,
और दूसरा मिसरा शायद ये है कि अब लौट पाने का सवाल नहीं, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, लौट जाने का सवाल नहीं। लौट जाने का, जी हाँ, शायद ऐसा ही है। तो जिस तरह आंसू आंख से निकलने के बाद वापस नहीं जा सकते, उसी तरह हम फौजियों की जिंदगी है। ये फर्ज की राह हमें जिस तरफ ले जाएगी उसी तरफ हमें जाना होगा। देखिए, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि ये फौज की जिंदगी मैंने खुद चुनी है और मुझे अच्छी तरह से पता था कि फर्ज के रास्ते पर मुझे कई कुर्बानियां देनी होंगी। ये मेरा फैसला है और इसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी खुदगर्जी होगी अगर मैं आपकी तमन्नाओं को, आपकी आरजुओं को अहमियत ना दूं। आपका अपना एक करियर है जो आपके लिए बहुत अहम है। आपको कई लोगों के दुख दर्दों में उनके काम आना है, कई लोगों के घावों पर अभी मरहम रखना है, उन्हें नई जिंदगी अता करनी है। अगर मेरी खुदगर्जी की वजह से या फिर आपके एक जज्बाती फैसले की वजह से ये काम अधूरे रह जाएं तो मैं एक बात का एतराफ करना चाहता हूं। मैंने कई बार, बल्कि बहुत बार इस मसले पर सोचा और मैं हर बार इसी नतीजे पर पहुंचा कि आपका मेरा ये रिश्ता आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत मददगार साबित नहीं होगा। शायद आप समझते हैं कि हम बहुत करियर कॉन्शियस हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महज इत्तेफाक है कि हमारा सिलेक्शन MBBS के लिए हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर होना एक तरह की डिस्क्वालिफिकेशन भी बन सकती है। वैसे हमें लगता है कि अगर हमने कोई सीधा साधा आम सा कोर्स किया होता तो आज आपको इतनी बहुत सारी बातें सोचने की तकलीफ नहीं करनी पड़ती। नहीं, देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए, फौज की जिंदगी कोई फूलों की रह गुजर नहीं है, बल्कि हर कदम एक नया इम्तिहान है। ठीक है कि मैंने इस जिंदगी को, इसकी आजमाइशों को, इसके इम्तिहानों को चुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी और को इस इम्तिहान में डालने का मुझे कोई हक पहुंचता है। मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। हम वही कहेंगे जो बात आप पहले से जानते हैं। साफ जाहिर है कि हम भी वही करेंगे जो हमारी जगह कोई भी हिंदुस्तानी लड़की करेगी। मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूं। यह सच है कि मैं ये सब कुछ बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन कई बार जानते बूझते भी हम हालात के सामने बेबस हो जाते हैं। इसलिए मेरी मजबूरी का लिहाज करके मुझे माफ कीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं जो आज तक कह नहीं पाया, वो ये कि आप मुझे हर लिहाज से पसंद हैं, लेकिन मेरी मजबूरी की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। चलता हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? देखत हैं रवि भैया, पिछला बार जब आप देहरादून गए रहे तब कपड़ा गूदर के तरह ठूस ठूस के भरे रहे, मगर ये बार काफी तरीका से रखा जाता है। फौज बहुत कुछ सिखा देती है। तो कहीं से लागत है। अरे रवि, क्या कर रहे हो? देरी हो रही है बेटा, जल्दी करो। आया बाबूजी।
हमका दे दीजिए। रवि जी जल्दी करो बेटा, फिर गाड़ी छूट जाएगी। नमिता ये क्या हो रहा है? भैया के जाने का टाइम हो गया, उन्होंने सारा सामान पैक कर लिया, जाने की पूरी तैयारी है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? दिव्या। जी माँ। अरे ये जय किशन कहाँ चला गया? माँ वो भैया के पास होगा, आप देखिए तो। भाई जाने वाला है और तुम्हें फोन से ही फुर्सत नहीं है, बाद में कर लेना अपने फोन वोन। माँ आप चलिए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। नमिता अब तो मुझे डांट पड़वाएगी। और सुन, इतना तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ये ना हो भैया तुम्हें देखते ही अपना देहरादून जाना कैंसिल कर दे। समझ आई? जल्दी से आ जा। दिव्या। जी माँ आती हूँ। और अपने विवेक पे हमेशा भरोसा। अरे ये जैक्सन पता नहीं कहाँ चला गया। दिव्या। अरे बहू, मैं तुम्हारे बेटे को ये बता रहा था कि अब की बार उसकी छुट्टियां कब खत्म हुई कुछ पता ही नहीं चला। जी हाँ बाबूजी, पलक झपकते ही गुजर गई। अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा दोस्त है ना अहमद, उसके लिए, ये तुम्हारे बाकी दोस्तों। अरे माँ बस एक ही काफी था, उसी में से सबको देता मैं। अच्छा अब ये किस लिए? ये रास्ते के लिए नाश्ता है। अरे बेटा, इस बार तुम्हारी माँ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। पिछली बार जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारी माँ ने सुई धागे से लेकर कूलर और फ्रिज और वॉशिंग मशीन न जाने क्या क्या प्लान बना रखे थे। हाँ दद्दू, ये तो पूरा दहेज देकर विदा करना चाहती थी। हाँ लेकिन इस बार जो है तुम्हारी माँ प्रैक्टिकल हो गई है ना। अब उनको समझ में आ गया है कि घर से बाहर जाकर बच्चे को माँ के हाथ से बने खाने से ज्यादा लजीज कुछ चीज नहीं नजर आती। ये लीजिए, सब सामान रखाई गवा। ठीक है ना? में तिल तक राखे का जगह ना है। बेटा ये 4 और आएंगे भी, इनको भी रखना है। कोई बात नहीं, मैं एक बैग और दे देती हूँ। यार रवि क्या कर रहा है? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, चलना नहीं है क्या? आ रहा हूँ यार। कि तुम सब जानते हो उसके लिए वो क्या है क्या नहीं है। हाँ तो अब बाकी वैसे मैं तुमसे कह रहा था कि क्या होता है। तो वैसे हेलो, आप भी कभी कभी हद कर देते हैं। बेटा इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा है और आप हैं कि आपको उसे विदा करने तक का वक्त नहीं है। अब वो केस की सुनवाई सुबह होनी थी, लेकिन अब किसी वजह से दोपहर बाद हो रही है। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए तो आप आ सकते हैं। वो समझने की कोशिश किया करो, अब क्लाइंट का लाखों का नुकसान हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो जी में आए कीजिए, ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। तुम 1 मिनट रवि को फोन देना। रवि तुम्हारा फोन है। अरे माँ कह दो होल्ड करें, मैं सामान रख लूं। नहीं बेटा, पहले फोन सुन लो। तुम्हारी माँ की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का फोन है। और मेरा अनुभव मुझे ये बताता है कि पहले की तरह इस बार भी वो बहुत बिजी हो गए, वो तुम्हें छोड़ने के लिए आ नहीं सकते। ठीक है? हेलो। हाँ पापा। रवि बेटा, आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाऊंगा। अच्छा पापा, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है पापा। ओके पापा, बाय। अरे चलो भाई, अब जल्दी करो, देरी हो रही है। चलो फटाफट। चल आगे रख दे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। अरे तुम तो ऐसे बाय कर रहे हो जैसे तुम भी भैया के साथ जा रही हो। अब चलो खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, फूल तो दो उन्हें। हाँ, आपके लिए। थैंक यू। बाय भैया।